करोड़ों किसानों के पक्ष में खड़े हैं। और जितने लोग हैं देश में, अगर जो उन तबकों को छोड़ दिया जाए जो शासक वर्ग था, तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में या तो मजदूर है या तो किसान। अम्बेडकर साहब जब वे सवाल खड़ा कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के दौरान, तो उन तबकों की बात कर रहे थे जो बेसिकली मूलतः वो मजदूर वर्ग था, उसमें कोई शासक वर्ग नहीं था जिस दलित वर्ग की बात कर रहे थे। और वहीं से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है और उसका परिणाम पुनः पैक करता है। अब आगे पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं हम, एक शुरुआत है जो आज के भारतीय संविधान में भी आपको दिखता है। नो डाउट कि अगर जो निश्चित रूप से जो फिलॉसफी है, मेंडल की फिलॉसफी है, मेंडल का जो विज्ञान का सिद्धांत है, जो विकासवाद है कि राजा गण का राजा, ये मूल सिद्धांत है। विद्वान का विद्वान होगा, पहलवान गण का पहलवान होगा। संजोग से जिन्स करप्ट हो गया तो विद्वान गण का मूर्ख हो जाएगा, ये संजोग की बात है। लेकिन डार्विन की बात आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैंने जिसको कहते हैं मोटे मोटे में संघर्षी जीवन है। तो सर्वाइवल जो है सबके लिए जरूरी है और सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। बिना रिसोर्सेज के सर्वाइवल नहीं हो सकती। और रिसोर्सेज किसके कब्जे में है यह तय होना चाहिए, किसके कब्जे में होना चाहिए और किसके कब्जे में है। मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में पूरे रिसोर्सेज, देश का हवा, पानी, जमीन और मुद्रा, जिसको आज की तारीख में मुद्रा विनिमय में पूरी शक्ति मुद्रा के पास, मुद्रा में है। चाहे वो जो रियल एस्टेट हो या पहाड़ हो या जंगल हो या पानी हो, समुद्र हो या अंतरिक्ष, मुद्रा में वो सीमित हो गया। और मुद्रा किसके कब्जे में है? दुनिया के 4-6 उद्योगपतियों के कब्जे में, दुनिया के। और भारत में 2-3 उद्योगपतियों के कब्जे में। 99% मुद्रा या पूंजी या कैपिटल जिसको कहते हैं, वो 1% लोगों के पास है। क्या रिसोर्सेज 1% लोगों के पास होगा, देश में 99% लोग सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और लड़ाई यहाँ से नहीं चल रही, लड़ाई महात्मा बुद्ध के जमाने से चलती है, इस बात को महात्मा बुद्ध ने कहा। लेकिन झगड़ा वहां से इस बात का भी था, इसको भी चर्चा हो रही थी हमारे जो कार्यक्रम में है कि सबसे पहले एक है सम्राट अशोककालीन 84,000 बौद्ध विहारों की खोज करा। सनातनियों ने निश्चित रूप से बौद्ध के विचारों को खारिज करने की कोशिश की। लड़ाई सनातनियों का, ये हिंदू जो शब्द आया है ये बहुत बाद का। किसी भी धर्म ग्रंथ में जिसको ये लोग स्वीकार किए हुए हैं उसमें हिंदू शब्द नहीं मिलता है। चाहे उपनिषद है, वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण को कुछ भी नहीं। और 300 रामायण लिखे गए हैं देश में, 300। अभी एक साथी ने कहा यहाँ पर कि कोई मंदिर रिकॉग्नाइज नहीं है, या कहा जाए उसको जस्टिफाइड नहीं है, या कहा जाए उसको कि वो जो है निश्चित रूप से कहा जाए कि अधिकृत रूप से नहीं है। ये कहा ठीक बात, भावना अधिकृत नहीं होती, भावनाएं अनंत है और अनंत कभी अधिकृत नहीं किया जा सकता। और दुनिया जो है अब अनंत नहीं है, दुनिया तय हो चुकी है कि दुनिया इतना ही में, क्योंकि विज्ञान के दौर में चले जाते हैं। अगर हम विज्ञान के दौर में जाते हैं तो चीजें तय होती चली जाती हैं। अभी नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अभी नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य उगता डूबता है। अभी कुछ दिन हम सूर्य को गाय डुबाएंगे, कागजों में लिखा जाएगा, मौखिक चलेगा, सूर्य को प्रणाम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, विज्ञान चीजों को बिल्कुल तय करते चला जाता है और समाज को विज्ञान आधारित होना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट जब मंदिर पर फैसला देता है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो संविधान के तहत नहीं देता, वो कानून के तहत नहीं देता, दीवानी कानून के तहत नहीं देता, वो संपत्ति के तहत नहीं देता, वो संपूर्ण न्याय में जाता है। और जो संपूर्ण न्याय में जाता है तो भावनाओं पर चला जाता है कि हिंदू भावना है कि मंदिर होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। इस हिंदुस्तान में जिसकी भावना प्रबल हो जाएगी तो रतनलाल जैसे जेल चले जाएंगे, इतिहासकार जेल चला जाएगा,
वैज्ञानिक जेल चला जाएगा। भावनाओं से जेल का कोई रिश्ता नहीं होता। जेल मानव निर्मित है, भावनाएं मानव निर्मित नहीं है। भावनाएं एक मनगढ़ंत है। हमारी भावनाएं कुंठित हो गई, हमारी भावनाएं दुखी हो गई, तो भावनाओं से समाज तो चलेगा नहीं। और भावनाएं इतनी दुखित होती थी, इस देश में जब दलित जो भूमिहीन था और उस पर अत्याचार हो रहा था, तो हमारी भावनाएं, उनकी भावनाएं तो आहत नहीं होती थी क्या? उस पर कभी विचार किया उन लोगों ने जो भावनाओं को आहत कर रहे थे, जो आज भावनाओं की बात करते हैं? इसलिए सीधी सीधी बात होनी चाहिए, मुद्रा में बात होनी चाहिए, विज्ञान में बात होनी चाहिए, और समाज में चीजें तय होनी चाहिए कि समाज कैसे चलेगा। और ये समाज को चलाना है तो यार 1947 के पहले यह हिंदुस्तान या भारतवर्ष ब्रिटिश कानून के तहत चलता था, और ब्रिटिश कानून हिंदुस्तान में नहीं बनता। ब्रिटिश कानून ब्रिटेन की संसद में बनता था, इलेक्ट बनता था, जिससे एक भारत गवर्न होता था। 35 करोड़ आबादी को लंदन में बैठ के जब गवर्न किया जाता था, इनकी भावनाएं नहीं यहाँ होती थी क्या? होनी चाहिए ना, तो नहीं होती थी, क्योंकि ये जो है बहुत दकियानूस लोग हैं, कुंठित लोग हैं, जिनकी भावनाएं आती। जब अत्याचार करते हैं गरीबों पर, तो इनकी भावनाएं हाथ नहीं होती। तब ये बिल्कुल लगता है कि विजेता की तरह से झूमते। फिर दूसरी चीजें कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो जानते हैं क्या करते हैं? हिंदुस्तान में तमाम जो कल्चर के लोग हैं, तमाम जो संस्कृति के लोग हैं, उन संस्कृतियों को ध्वस्त करना चाहते हैं और हिंदू संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। ये समझना चाहिए। हिंदू धर्म नहीं, हिंदुस्तान भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धर्म नहीं है, कल्चर। और इसलिए आपको महाभारत भी पढ़ना चाहिए और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ना चाहिए। कल्चर की बात कही गई है उसमें, पूरे महाभारत में कल्चर की बात भी नहीं है। संसप्तक थे, आर्य थे, नाग थे, गंधर्व थे, तमाम संस्कृति के लोग थे, और हिंदू संस्कृति का तमाम संस्कृतियों पर आक्रमण था। पूरा महाभारत ग्रंथ कहता है, उसको खाली नहीं करना चाहिए। और जब आप महाभारत ग्रंथ को पढ़ते हैं तो दास प्रथा हुआ करती थी, और जब भारत में दास प्रथा थी तो दुनिया में दास प्रथा थी। तो रोमन साम्राज्य को पढ़ना चाहिए, वहां भी दास प्रथा थी। और बाबूराम शर्मा जी ठीक से जानते हैं कि इस पाठ का पहला विद्रोही कौन है, वो जो रोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ा था। तो पहला विद्रोही वो रोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ा था। हिंदुस्तान में भी उस दौर में तमाम विद्रोही थे जिनके अंगूठे काट दिए, तो विद्रोही थे। कहानी शिक्षा आपके कब्जे में नहीं रहेगी, आप ही जिसको चाहे वो नहीं पढ़ेगा। जिसकी चर्चा के कितने से लोगों की जाती है, होती है समाज में चर्चा, तुमको समझना चाहिए। आज की तारीख में मैं आता हूँ, अम्बेडकर साहब ने अगर जो पुनः पैक्ट की बात की, और पुनः पैक्ट हुआ, सामाजिक न्याय की शुरुआत होती है और एक स्थापना होती है। 89 में मंडल कमीशन लागू, रियल कहाँ से हो जाता है? रियल वहां होता है कि जो सामाजिक न्याय के लोग, सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, वो 91 में मंदिर बनाने चले जाते हैं। ये संकट है, आपको तय करना होगा, या तो सामाजिक न्याय रहेगा या तो मंदिर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता। आप दोनों को साथ रखना चाहते हैं, मंदिर में रहेगा और सामाजिक न्याय में रहेगा। कोई कहे मेरी भावना आहत हो जाती है, हम दोनों साथ रखते हैं। अरे भाई भरा हूं, जिन मंदिरों की पूजा आपने की, मंदिरों को स्थापित किया, उन मंदिरों की वजह से देश 1000 वर्ष गुलाम रहा, उन्हीं के कारण गुलाम रहा, क्योंकि उन मंदिरों के संचालक कौन थे? वो मनोवादी थे। वो भगवान के भरोसे दुनिया को चलाना चाहते। मैं भगवान के भरोसे दुनिया को नहीं चलाना चाहता, मैं मनुष्य के भरोसे दुनिया को चलाना चाहता हूँ। और आज की तारीख में इस दुनिया का निर्माता, दुनिया का निर्माण किया तो मनुष्य ने किया है, विज्ञान और दर्शन ने किया है, और मनुष्य दुनिया का निर्माण किया है। हमारे तमाम जो बच्चे साहित्य लिखे गए विद्वानों ने किया, मार्क्स जैसे लोगों ने किया। पहली बार मार्क्स ने सर्वहारा की जब बात की है, दुनिया में भूचाल आया। अम्बेडकर साहब यहाँ जब दलित की बात करते हैं तो तमाम हमले होने लगते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, वो भी समझ रहा है। लेकिन भारत की परिस्थितियों में अम्बेडकर साहब जो बात कहते हैं या भारत की परिस्थितियों में कहते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 2 मिनट बाद,
इस बात को समझना चाहिए कि सामाजिक न्याय है क्या। सामाजिक न्याय किसानों, मजदूरों का, पिछड़े वर्ग का, गरीब लोगों का, जिनको वंचित किया गया है पूरी धन संपदा से, रिसोर्सेज से, देश के रिसोर्सेज में उनकी कंप्लीट भागीदारी की बात है सामाजिक न्याय। और रिसोर्सेज कहाँ है? रिसोर्सेज है क्या? रिसोर्सेज हवा है, रिसोर्सेज पानी, रिसोर्सेज शिक्षा, रिसोर्सेज नौकरी, रिसोर्सेज जमीन है, रिसोर्सेज जंगल है, रिसोर्सेज मिनरल्स है, रिसोर्सेज फैक्ट्रियां हैं। ये सारे जितने देख रहे हैं, भौतिक संपदाएं देख रहे हैं आप, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इनके बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। डार्विन कहते हैं दो पौधों को एक साथ लगा दीजिए, एक को खुराक दीजिए, कम खुराक दीजिए, दोनों में अंतर है। और दोनों को बराबर खुराक दीजिए, दोनों बराबर ग्रोथ करेगा। बिना रिसोर्सेज के ग्रोथ नहीं हो सकता। भाग्य से कोई विद्वान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, न कभी दुनिया में कोई हुआ है। इसलिए आपको अगर जो सामाजिक न्याय की लाइन लेना चाहते हैं तो भाग्य को खारिज करना है। पहली शर्तें हैं, इस सामाजिक न्याय की शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप सामाजिक न्याय की लाइन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और आज की तारीख में जो फांसीवाद का कब्जा देश पर हुआ है, मनुवादियों का कब्जा देश पर हुआ है, चाहे ब्राह्मणवाद का कब्जा हुआ है, और मैं सीधे कहता हूँ, चाहे मनुवाद कहते हो या फांसीवाद कहते हो या आप जो ब्राह्मणवाद कहते हो, ये सब कुछ और जाति की बात भी करते हैं, तो ये सब कुछ जो है पूंजीवाद का टूल्स है। जब पूंजीवाद को संपत्ति पर कब्जा होना होता है तो आपको आपस में झगड़ा लगा देता है, झगड़ा कराता है, और उनके टूल्स हैं, धर्म को खड़ा कर देता है। मंदिर से भावनाएं भी ठेस पहुंच रही थी 75 साल, जब भाजपा सत्ता में आती तभी भावना ठेस पहुंचती है। ये सोचना कैसी भावना है भाई, अंग्रेजों के जमाने में नहीं पहुंचती थी, होना चाहिए था ना भावनाओं को ठेस। जब गुलाम थे, जब हमें गिरगिटिया मजदूर बना के भेजा जाता था, तब भावनाएं नहीं याद होती थी। इसलिए हमारा कोई बस नहीं था। जब ताकतवर तभी भावनाएं याद होती है क्या? अरे भाई, जब वहाँ भावना नहीं याद हो रही थी, आज भावना कैसे पनप रही है? इसलिए कि आपको किसी के का हथियार बनना है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी RSS, मोदी समेत सबको ले लीजिए, ये कारपोरेट के टूल्स हैं। और उदाहरण देख लीजिए, जिस कोरोना काल में गरीबी बढ़ी, जिस कोरोना काल में भुखमरी बढ़ी, जिस नोटबंदी से गरीबी आई, 6 लाख फैक्ट्रियां बंद, कल का डेटा आया हुआ है, 6 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई देश में, जिसमें बहुत गरीब लोग काम करते हैं। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उसमें इंटेलेक्चुअल के बच्चे काम करते हैं, नियम तय करते हैं और तमाम काम करके जाते हैं। लेकिन वो छोटे लेबर है, लेबर का छोटी छोटी कंपनियों में जाकर काम करता है। वो 6 लाख फैक्ट्रियां देश में बंद हो गई, और फैक्ट्रियां बंद होने से कौन बेरोजगार हुआ? गरीबों के बच्चे बेरोजगार में बहुत कम पड़े, जो स्किल्ड नहीं थे, जो घर से भाग करके मजदूरी करने गए थे, वो बंद। तो वो छोटी फैक्ट्रियां खड़ी किए थे, मेहनत करा किए थे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। लेकिन उसी दौर में नोटबंदी, GST और कोरोना, इस काल में अडानी का कैपिटल बढ़ा, अडानी का कैपिटल बढ़ा, अंबानी का कैपिटल बढ़ गया, टाटा का भी कैपिटल बढ़ा, बाबा रामदेव कैपिटल बढ़ा। इनके कैपिटल कैसे बढ़े? भाग्य से नहीं बढ़े। ऐसी पॉलिसी बनी कि 5 ही लोगों के पास धन जाएगा, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आपके पास भाग्य से धन नहीं आएगा, उन्हीं के पास जाएगा। यानी पूरी पूंजी सेंट्रलाइज हो गई। और क्यों सेंट्रलाइज होगी? यार, तारीख मोदी जी ने जो पहली बार बोला था 2014 में, तो कहा सिंगल विंडो सिस्टम। समझना चाहिए, सामाजिक न्याय के खिलाफ। सिंगल विंडो सिस्टम सामाजिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा से सामाजिक न्याय के खिलाफ होता है, समाज पर अत्याचार आता है। क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो एक हाथ में हाथ में चला जाता है। आज जब उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम बोला था 2014 में कि सिंगल विंडो सिस्टम होगा, मेरी सरकार बनेगी, तो जानते क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि फैसले सिर्फ मैं लूंगा, और जब फैसले सिर्फ वो लेंगे तो किसके पक्ष में लेंगे ये उनको तय करना होता है, तब संसद नहीं तय करती। तब जो है एक तानाशाह पैदा होता है जो संसद पर भी कब्जा करता है, सांसदों पर भी कब्जा करता है।
पूरी मशीनरी जिसको कहते हैं ईडी पर भी कब्जा करता है, सीबीआई पर कब्जा करता है और सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करता है। और आपने देखा होगा रंजन गोगोई को, जिन्होंने मंदिर के बारे में फैसला दिया, उनको जो है सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में फंसा दिया मोदी ने। और मोदी ने फंसाया, अंबानी ने फंसाया और अडानी ने फंसाया, क्योंकि राफेल का डील का मामला था। तो राफेल डील और मंदिर दो साथ साथ चलेगा, क्योंकि दोनों में पैसा उनके खाते में जाना है। तो रंजन गोगोई को सेक्सुअल हरासमेंट फंसाया गया और उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया मामले रफल से पहले। जब सुप्रीम कोर्ट का जज एक तनशाह के चंगुल में चला जाएगा तो छटपटाता रहेगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए जब सिंगल यूजर सिस्टम की बात करते थे मोदी, तो सारी मशीनरी को अपने कब्जे में लेने की बात। तो सामाजिक न्याय का मामला खत्म हो गया, क्योंकि सामाजिक न्याय का मामला तब चलेगा जब देश में सरकारी चीजें मौजूद रहेंगी। और ओवरऑल 1934 का 32 का जो पूरा पैक्ट है, जो रिजर्वेशन किसमें रहेगा? संसद में ही तो रहेगा, या विधानसभा में रहेगा, या चुनाव में रहेगा? मोदी कहीं चुनाव नहीं होगा, नशा कहता है चुनाव नहीं होगा। फिर सारा रेल बेच देंगे, 36,000 करोड़ रेल घाटे में चली गई। इसका माल गया कहाँ? माल अडानी अंबानी के खाते में चला। तो किसका माल गया? सामाजिक न्याय में जो बहुसंख्यक है उन्हीं का माल गया, तो खाते में चला गया। बैंक किसके खाते में गया? सिंगल विंडो सिस्टम में बैंक तय करेगा, मोदी तय करेंगे, तनख्वाह तय करेगा किसके खाते में जाएगा बैंक। बैंक चलेगा नहीं चलेगा? रिजर्व बैंक के चेक से पैसा निकाला जाएगा धारा 7 के तहत। ये देश में पहली बार हुआ है और एक तनख्वाह कर सकता है जो रिजर्व बैंक आपको गारंटी देता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। जब रिजर्व बैंक वचन देता है, सरकार नहीं देती, रुपया सरकार का नहीं होता, रिजर्व बैंक तय करता है। पॉलिसी है देश की और दुनिया की पॉलिसी है। तो रिजर्व बैंक को कब्जे में लेकर के जितने अशास्त्रीय रिजर्व बैंक में जो गवर्नर हुआ करते थे उनको हटा दिया और इतिहास के छात्र को रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो रुपया जो है चेक से निकाल करके अंबानी अडानी का कर्जा माफ कर दिया, रिजर्व बैंक दिवालिया। पहले रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि 10 साल इस देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। तो किसकी नहीं सुधरेगी? अंबानी अडानी की। वो गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो लोग खेतों में काम करते हैं, वे लोग किसानी करते हैं, उनकी स्थिति 10 साल नहीं सुधरेगी। 10 साल कहाँ जाएंगे? एजुकेशन खत्म कर दें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसको NEP कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उस पॉलिसी में गरीब का बच्चा नहीं। इंग्लैंड में 1844 की बात है और उसको पहले की बात, 4 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है। संसद में हल्ला मचा, 7 साल का बच्चा काम करने कानून बना। फिर हल्ला मचा तो 13 साल का बच्चा कंपनी में काम करने कानून बना। आज मोदी का NEP कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा सिखाई जाएगी। कक्षा 6 से बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा सिखाई जाएगी और वॉलंटरी जो पढ़ाएगा, वॉलंटरी जो समय देगा, वो उस स्कूल में पढ़ाएगा जाकर। रिसोर्स से इंस्टीट्यूशन तय करेगा। अभी देश की सरकार ने किसी ने भी